जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। आपको मैं बताने जा रहा हूं मनोरंजन भत्ता एंटरटेनमेंट अलाउंस से संबंधित नियम। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है मनोरंजन भत्ता। हेडिंग मनोरंजन भत्ता, इंग्लिश में बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। ध्यान दीजिएगा, मनोरंजन भत्ता किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मनोरंजन भत्ता कोई भी मालिक अपने कर्मचारी को, मतलब कि कोई कंपनी होगी, कोई सरकार होगी, कोई संस्था होगी, अपने कर्मचारियों को देती है जो उस कंपनी के ग्राहक आते हैं उनके ऊपर खर्च करने के लिए, आवभगत पर खर्च करने के लिए, सेवा सत्कार पर खर्च करने के लिए, जिसे मनोरंजन भत्ते के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो बुक है इस समय पीके जैन आर.के. त्यागी की, इस बुक में हम मनोरंजन भत्ता पर बढ़िया से सबसे पहले नियम बताएंगे और इसी बुक का मैं यहाँ पर क्वेश्चन शानदार तरीके से सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद शिक्षा भत्ता सॉल्व कराऊंगा। कहा गया है एक नियोक्ता, समझ लीजिए, बस लिखना है हो या ना लिखना हो मैंने बता दिया है आपको। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ग्राहकों के सत्कार या आवभगत के लिए जो भत्ता देती है या देता है उसे मनोरंजन भत्ता कहते हैं। लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को, एक नियोक्ता का मतलब एक मालिक, एक कंपनी, एक गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। कर्मचारियों को ग्राहक के सत्कार व आवभगत के लिए जो भत्ता देती है उसे मनोरंजन भत्ता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्मचारियों को दिया जाता है कि कोई ग्राहक आए, कोई कस्टमर आए तो उस पर आपको खर्च करना है। जैसे बैंक में कोई लोन लेने आएगा, कोई बहुत सारा पैसा जमा करने आएगा, कोई कॉलेज होगा सरकारी, बहुत सारे आवभगत पर खर्च होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, सरकारी कर्मचारी को छूट दी जाती है, गैर सरकारी कर्मचारी को इसमें छूट नहीं दी जाती है। पूर्ण ध्यान दीजिएगा, इतना लिख लेंगे। इसके बाद जो नियम बनता है ऐसे नियम लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिए सरकारी कर्मचारी, और उसके बाद आपको लिखना है गैर सरकारी कर्मचारी। तो सबसे पहली बात जानिए सरकारी कर्मचारी के लिए क्या नियम है। सरकारी कर्मचारी के लिए नियम है भत्ते निम्न में से जो कम होगा, निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त। गैर सरकारी के लिए पूरी राशि कर योग्य होती है। पूरा का पूरा पैसा गैर सरकारी कर्मचारी के लिए कर योग्य होता है। सरकारी कर्मचारी के लिए क्या होता है,
लिखना है भत्ते की वास्तविक प्राप्त रकम, भत्ते की वास्तविक प्राप्त रकम। अथवा दूसरे नंबर पे लिखिए मूल वेतन का 20%, चाहे 20% लिखिए चाहे 1/5 लिखिए। तीसरे में अथवा अधिकतम 5,000, मतलब कि जो सबसे कम होगा, जो कम होगा उसी की छूट मिलेगी। जैसे भत्ते की वास्तविक रकम यहाँ रख लेंगे, वेतन का मूल वेतन का 20% रख देंगे, अधिकतम कितना, अधिकतम 5,000। ठीक है, तीनों में जो कम होगा उसी की छूट मिलेगी। इसको आप अपनी कॉपी में नियम लिख लीजिए। गैर सरकारी कर्मचारी के लिए पूरा का पूरा कर योग्य होता है। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लाजवाब है, शानदार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोनल एक गैर सरकारी कर्मचारी हैं। इनकी नियुक्ति 1 अप्रैल को हुई, तभी इन्हें मनोरंजन भत्ते की राशि 500 रुपया प्रति माह प्राप्त हो रही है। 6,000 रुपया प्रति माह मूल वेतन मिलता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मैंने क्या कहा। ए लिखिएगा, सोनल क्या है, गैर सरकारी कर्मचारी। हमने पीछे बता दिया नियम में, कोई भी गैर सरकारी कर्मचारी अगर मनोरंजन भत्ता पाता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। सोनल 500 रुपया महीना 12 महीने का 6,000 प्राप्त कर रही हैं। तो आपको बताना है पूरा का पूरा कर योग्य होगा। क्यों कर योग्य होगा, टैक्सेबल क्यों होगा? क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गैर सरकारी कर्मचारी है, जितना मनोरंजन भत्ता पाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कर योग्य हो जाएगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। अब आपको बताना चाहते हैं ए के बाद बी में कहा गया है सोनल के बाद विशाल एक कंपनी में विक्रय प्रतिनिधि हैं। विशाल, बी की बात आती है, विशाल एक कंपनी में, अगर कंपनी में है तो प्राइवेट ही होगा, सरकारी तो बोला नहीं है, सरकारी बोला होगा तो अलग बात है। 10,000 रुपया प्रति माह वेतन, 2,000 रुपया प्रति माह महंगाई भत्ता, 25 रुपया प्रति माह वेतन महंगाई वेतन, 800 रुपया प्रति माह मनोरंजन भत्ता। कंपनी में काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? विशाल कंपनी में काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है वह गैर सरकारी होगा। गैर सरकारी कर्मचारियों को आपको ध्यान देना है, जितना भी मिलेगा 12/8 9,600 जितना मनोरंजन भत्ता मिलेगा पूरा का पूरा कर योग्य होगा। गैर सरकारी कर्मचारी को जितना भी मिले, 800 रुपया महीना मिले, 1,000 रुपया महीना मिले, 50,000 मिले, 500 मिले, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। गैर सरकारी के लिए पूरा टैक्सेबल, सरकारी के लिए नियम लगेगा। नियम मैंने अभी लगाया था, अब मैं नियम आपको थोड़ा आगे बताने जा रहा हूँ। सी देख लीजिए, दो ए और बी दोनों गैर सरकारी कर्मचारी निकल गए। अब बात आती है सी की। ममता जेठवानी सरकारी कर्मचारी हैं। लिखना है ममता जेठवानी
क्या हैं? सरकारी कर्मचारी हैं। देखो भैया, सरकारी कर्मचारी हैं तो निम्न में से जो कम होगा सूत्र लगेगा, निम्न में से जो कम होगा उसकी कटौती मिलेगी। अभी पीछे मैंने नियम लिखाया, आप ध्यान देंगे ना। मनोरंजन भत्ता वेतन का 20%, अधिकतम 5,000। तीनों में जो कम होगा सरकारी कर्मचारी के लिए वो क्या होगा? कर मुक्त होगा। मनोरंजन भत्ता इनको मिल रहा है 1,000 रुपया महीना, 12 महीने का 12,000 मिलेगा। वेतन का 20% लिखा जाता है। वेतन में केवल जोड़ा जाता है मूल वेतन, जिसे समझिएगा, वेतन में केवल मूल वेतन। 5,000 गुणे 12, 12 पंचवा 60,000, 60,000 का 20%, 6 दूनी 12,000। तीनों में कम क्या है? 1, 2, 3। मैंने नियम एकदम स्पष्ट बताया, कुछ नहीं करना। जितना मनोरंजन भत्ता मिल रहा है उसको लिख लो। वेतन का 20%, वेतन 1 महीने पे 5,000, 12 महीने में 60,000, 60,000 का 20% 12,000। तीनों में जो कम है उसी की छूट मिलेगी। ममता जेठवानी को 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। ममता जेठवानी को इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 की छूट मिलेगी। सुनिए, 5,000 की छूट मिलेगी। 12,000 इनको मिला है, 5,000 की छूट मिल जाएगी। 7,000 रुपया क्या होगा? टैक्सेबल। जितना मिला है छूट घटा दिया जाएगा। 12,000 मिला है, 5,000 की छूट मिल जाएगी। 7,000 रुपये पे क्या लगेगा? 7,000 रुपये पे टैक्स लगेगा। आगे की बात आती है डी। नितिन एक कंपनी में प्रबंधक हैं। डी लिख लीजिएगा ऐसे, नितिन एक कंपनी में प्रबंधक हैं। कंपनी मतलब प्राइवेट। 1,200 रुपया महीना मनोरंजन भत्ता मिलता है। महीने का 12,000, 1,200, 14,400 हो जाएगा टैक्सेबल। ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को समझिएगा। गैर सरकारी, गैर सरकारी, गैर सरकारी। गैर सरकारी को चाहे जितना मिले पूरा टैक्सेबल होता है। सरकारी के लिए मनोरंजन भत्ता लिखा जाएगा, वेतन का 20% लिखा जाएगा, अधिकतम 5,000। मनोरंजन भत्ता मिल रहा है 1,000 रुपया महीना, 12 महीने का 12,000। वेतन का 20%, वेतन 5,000 रुपया महीना मिलता है, मूल वेतन लिखा जाता है बस। 12 महीने का 60,000, 20% 12,000, अधिकतम 5,000। तीनों में जो कम होगा उसकी छूट मिलेगी। 5,000 तीनों में कम है, 1, 2, 3, 5,000 कम है, छूट मिलेगी। पाए हैं 12,000, छूट मिलेगी 5,000 की। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 7,000। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं मनोरंजन भत्ते से संबंधित नियम। शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस से संबंधित नियम और सवाल को अच्छी तरह हम आपको बताने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको मैं बताने जा रहा हूँ एजुकेशन अलाउंस, शिक्षा भत्ता से संबंधित नियम के बाद क्वेश्चन। प्रत्येक एंगल पर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्या शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंस। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है शिक्षा भत्ता में कि 100 रुपया
प्रतिमाह प्रति बच्चा कर मुक्त। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन अलाउंस अगर किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा 100 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा। एक लड़के का 100 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा कर मुक्त, यानी कि 1 साल के लिए एक बच्चे का पूरा 1200 कर मुक्त होगा। इससे ज़्यादा कर योग्य होगा। और याद रखिएगा, अधिकतम 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, अधिकतम 2 बच्चों के लिए क्या होगा, कर मुक्त होगा। तो अब क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन पर नियम ज़्यादा कुछ नहीं है। 100 रुपया प्रति माह, 1 महीने का 100 रुपया, 12 महीने का 1200 रुपया हो जाएगा। पूरे साल भर का कैलकुलेशन करेंगे। अगर 6 महीने का करेंगे तो उसी के हिसाब से 6 महीने का। अधिकतम 2 बच्चों का कर मुक्त होगा। बस 3 बच्चे हैं तो 2 का कर मुक्त होगा, 1 पर टैक्सेबल लगेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है कहता है ए, 7वें का ए, एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड कहता है नियोक्ता से 120 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा 2 बच्चों के आधार पर कर्मचारी को प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, ए को आपको लिखना है नियोक्ता से। नियोक्ता का मतलब मालिक, एम्प्लॉयर। नियोक्ता से 120 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा 2 बच्चों के लिए। हमारी बातों को समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। मिला कितना आपको आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, मिला कितना, एक बच्चे का 120 रुपया महीना, एक बच्चे का 120 रुपया महीना मिल रहा है ए का। लिख लेना है एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। आपको देखना है प्यारे भाई, 120 रुपया एक बच्चे का मिल रहा है। कितने बच्चों का मिल रहा है, 2 बच्चों का। 120 रुपया 1 महीने का, ये प्रति माह दिया है। 2 बच्चों का 12 महीने का। 120 रुपया एक बच्चे का मिलता है। अधिक इस क्वेश्चन में 2 बच्चों का मिल रहा है। पहले देखो कितना मिल रहा है, 1 महीना के 120 रुपया, 12 महीने के 240 रुपया, 12 महीने का एक बच्चे का 120 रुपया 1 महीने का, 2 बच्चों का 240 रुपया 1 महीने का, 12 महीने का टोटल मिल रहा है 2880। पहले पता कर लो कितना मिल रहा है। पहले आपको इकट्ठा कर लेना है। एक बच्चे का 120 रुपया महीना, 2 बच्चे का गुणा कर दो, 240 हो जाएगा। 1 महीने में 240, 12 महीने में 2880 मिल रहा है। लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जो कर मुक्त है। आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी पीछे लिखवाया 100 रुपया एक लड़का का, अधिकतम 2 लड़कों का, 12 बच्चों, 2 बच्चों का, तो कितना कर मुक्त होगा। 1 महीने में 200 रुपया कर मुक्त होगा, 12 महीने में 24 रुपया कर मुक्त होगा। मिला है, देखो कितना मिला है, कितना मिला है 2880, 24 रुपया कर मुक्त हो जाएगा। आंसर देखो कर योग्य हो जाएगा। कर योग्य का मतलब टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस। वैसे भी देख लीजिए भाई, एक लड़की का 20 रुपया महीने के हिसाब से ज़्यादा दे दिया, 12 महीने का 240 एक बच्चे का, और 2 बच्चों का 480 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। जितना मिला है उसमें से एक बच्चे का 100 रुपया, 2 बच्चों का 200 रुपया महीना,
12 महीने का 2400 आपको माइनस कर देना है। आपका ए हो गया। मान लीजिए ए कम समझ में आया है तो बी आइए। कह रहे हैं 150 रुपया प्रति बच्चा 1 अक्टूबर से मिला है। 150 रुपया प्रति बच्चा 1 अक्टूबर से मिला है। 1 अक्टूबर में आपको ध्यान देना है कितने बच्चों के लिए मिला है? 2 बच्चों के लिए। देखो भैया इसमें पूरे साल का मामला था, इसमें कोई तारीख नहीं बोली थी। इसमें बोल रहा है 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि अक्टूबर से मिला है मार्च तक। कै महीना? 6 महीना। 150 रुपया 1 महीने का, ठीक है, एक बच्चे का 150, 2 बच्चों का मिला है। 12 से नहीं गुणा होगा, 6 से गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर तारीख दे दिया 1 अक्टूबर से मार्च तक जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में समाप्त होता है। तो आपको लिख देना है 6 महीना। कैलकुलेट कर लीजिए, 336 1800 रुपया मिला है। देखो 6 महीने का है तो 6वें महीने का माइनस करेंगे, लेस करेंगे। एग्जेम्प्ट, एक बच्चे का 100 रुपया, 2 बच्चों का 6 महीने का 200 रुपया महीना, 1200 रुपया कर मुक्त, 600 रुपया क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 600 रुपये क्या होगा? टैक्सेबल। इसको लिख लीजिएगा। 150 रुपया महीना, 2 महीने का, 2 बच्चों का, 6 महीने के हिसाब से 1800 मिला है। कर मुक्त कितना हो जाएगा? 100 गुणे 2 गुणे 6, 1200 कर मुक्त हो जाएगा। 600 रुपया क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने का निकाला गया क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर दिया गया है। अगला देखिए, अगला कहता है सी, 200 रुपया प्रति माह 1 अगस्त से मिला है 3 बच्चों के लिए। आपको बताने जा रहे हैं सी में कह रहा है एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है सी में, जो एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है कितना मिल रहा है? 1 अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कै महीने का? 8 महीने का। एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 200 रुपया महीना। कै बच्चों का मिल रहा है? 3 बच्चों का मिल रहा है और 8 महीने का मिल रहा है। भाई अगस्त बोला है तो अगस्त का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अगस्त से लेकर के मार्च तक, तो 2 तिहाई 6, 8 48 रुपया टोटल मिला। टोटल कितना मिला? 4800। देखो भैया इसमें 3 बच्चों का मिला है, तो मैंने आपको नियम क्या बताया? 2 ये लड़कियाँ, 2 हम 2 हमारे 2 वाला नियम लगेगा। 2 ही बच्चे पैदा करना। ठीक है, लेस, एक बच्चे का 100 रुपया कर मुक्त होगा, 2 बच्चों का 8 महीने के हिसाब से 100 दूना 200, 8 दूनी 1600 कर मुक्त होगा। टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल हो जाएगा 3200। देखो 3 से क्यों गुणा नहीं किया गया? अधिकतम 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस में छूट मिलती है। डी में कहता है कि 50 रुपया प्रति बच्चा, ध्यान दीजिएगा, 50 रुपया प्रति बच्चा 3 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता मिला है। एजुकेशन अलाउंस मिला है 50 रुपया एक बच्चे का 3 बच्चों के लिए, महीना नहीं बोला है तो 12 महीने से गुणा हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 150 गुणे 12, 150 गुणे 12 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। सॉरी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एक बात बता दें, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें 100 रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है। 100 रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है तो पूरा का पूरा क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसमें जो 3 है, एक एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि 50 रुपया महीना, 12 महीने का 600 रुपया एग्जेम्प्ट नहीं है, कर योग्य है। भाई 50 रुपया मिल रहा है, कम मिल रहा है, 100 से कम भले मिल रहा हो, लेकिन तीसरे बच्चे का एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल में आए, भले कम मिल रहा है। हम कह रहे हैं 10 रुपया महीना मिले, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का मिल जाए तो 2 ही का आपको
टैक्सेबल कर मुक्त करना है, बाकी का टैक्सेबल होगा। ई हमारे सामने विकल्प कहता है 80 रुपया प्रति माह 1 जुलाई से मिल रहा है। 80 रुपया प्रति माह 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कब से मिल रहा है? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का मिल रहा है। 3 बच्चों का मिल रहा है, याद रखिएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है 80, 100 तक तो कर मुक्त हैं, डायरेक्ट लिख दो 80 गुणे 12, एक बच्चे का 12 × 96, 960 कर योग्य हो जाएगा। उत्तर आपका कितना रहा है? 9 महीने का होगा, 9 महीने को होगा ना, क्योंकि 9 महीने आ रहा है। 9 × 72, 720 कर योग्य हो जाएगा। 2 बच्चों का कर मुक्त ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीसरे बच्चे का कर योग्य हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पर नियम बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक